Hello everyone, welcome to IS Gyanshala. As already told by my partner in one of the earlier videos that we have written several consecutive UPSC mains, and therefore we believe that we can contribute a little in your journey at least. और अगर आपको लगता है कि हम आपको गाइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वी कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मिस गाइडेंस, दैट आई एम श्योर. So in today's video we are going to start PT 365 for polity. Again I would say static is the king, लेकिन फिर भी हमें फोमो होता है ना कि हम करंट छोड़ नहीं सकते, या फिर वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते जो वी बिलीव सब लोग करके जा रहे हैं. सो PT 365 इज़ वन सच थिंग जो सब लोग करते ही हैं. तो हम PT 365 स्टार्ट करेंगे आज पॉलिटी के साथ में. माई ऑब्जेक्टिव वुड बी कि आप मेरे साथ ऐसे PT कवर करो सो दैट क्लासेस में ही आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें याद हो जाएं, आपको दोबारा PT को रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े. एंड इन दी नेक्स्ट वीडियोज़ हम जो भी हम पहले पढ़ के गए हैं उस पर पहले तो हम क्विज़ करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये देखेंगे कि UPSC किस तरह से कहाँ से क्वेश्चंस बनाती है. तो इस तरह से हम ट्राई करेंगे कि हमें क्लास में ही याद हो जाए. ओके और वी विल ट्राई वेर एवर पॉसिबल वी विल ट्राई टू रिवाइज दी स्टैटिक एज वेल. जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमें इलेक्शन का कोई टॉपिक आया है तो हम वहाँ पे उसे स्टैटिक के साथ रिवाइज़ करेंगे, पार्लियामेंट आया है तो स्टैटिक के साथ रिवाइज़ करेंगे, ताकि आपकी स्टैटिक की चीज़ें भी साथ साथ ही कवर होती जाएँ. ओके सो लेट्स बिगिन. आज हम ये फर्स्ट टॉपिक इलेक्शंस को कवर करेंगे. ऑल राइट, सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ साइमल्टेनियस इलेक्शंस. ओके मैंने ये पढ़ लिया है, हाईलाइट किया है, जहाँ जहाँ मुझे जैसे एक्सप्लेन करना है वो वैसे मैंने अपने लिए भी कुछ चीज़ें नोट करके रखी हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम. तो करते हैं, शुरू करते हैं. तो पहले साइमल्टेनियस इलेक्शन है. अब पहले साइमल्टेनियस इलेक्शन को समझने के लिए पहले तो यहाँ पे आ जाओ कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या होता है. तो ये मतलब यहाँ लिखा है अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शन. और इसको ये भी कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, पॉपुलरली नोन एज साइमल्टेनियस इलेक्शन, मीन general elections held for constituting the House of the People, which means Lok Sabha, and all the legislative assemblies together. तो क्या हो रहा है कि इलेक्शंस हेल्ड किए जा रहे हैं किसके लिए? लोकसभा और ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के एक साथ किए जा रहे हैं. लेकिन ये बिल्कुल याद रखना है, देखो मैंने यहाँ पे स्टार भी बनाया है, कि इट डज़ नॉट मीन दैट वोटिंग अक्रॉस द कंट्री फॉर ऑल इलेक्शंस नीड्स टू बी हैपन ऑन अ सिंगल डे. इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सारे इलेक्शंस पूरे कंट्री में एक साथ एक ही दिन पे होंगे. इसका सिर्फ ये मतलब है कि यूपी में अगर लोकसभा की सीट्स के लिए और SLA की सीट्स के लिए इलेक्शंस हो रहा है तो वो एक ही दिन पे होगा. करेक्ट, ये बात है. साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू लोकसभा एंड विधानसभा व हेल्ड इन, ये एक फैक्ट है कि पहले ऐसा कुछ हमें प्लान करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पहले इन सिंक था सब कुछ. तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस लोकसभा और विधानसभा के लिए हुए ही थे ऑलरेडी 51, 52, ड्यूरिंग 57, 62, ये सब में 67 तक. लेकिन उसके बाद ये साइकिल डिस्टर्प्ट हो गया. क्यों? ड्यू टू प्री मैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबलीज इन 68, 69 एंड ऑफ लोकसभा इन 1970. ठीक है, तो क्या याद रहा कि सबसे पहले इसका मतलब समझ लिया हमने कि लोकसभा और SLAs के इलेक्शंस एक साथ में हो रहे हैं. इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वोटिंग अक्रॉस द कंट्री एक साथ एक ही दिन पे हो रहा है. इसका सिर्फ ये मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन जो है वो एक साथ हो रहे हैं. अर्लियर इस 67 के साइकिल तक हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही कर रहे थे, लेकिन उसके बाद प्री मैच्योर रिजोल्यूशन की वजह से ये साइकिल डिस्टर्प्ट हो गई. इतना हो गया. अब यहाँ पे आते हैं. तो ये न्यूज़ क्या है? Recently, One Nation, One Election Bill for Simultaneous Election, also known as Constitution Amendment Bill 2024, 129th Amendment Bill, okay, ये नंबर याद रखना, has been introduced in Lok Sabha and will be reviewed by a joint parliamentary committee. अब यहाँ पे देखो, इस न्यूज़ से आपको ये याद रखना है कि ये 129th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है. कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है? जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है. लेकिन अब यहाँ पे अपना स्टैटिक रिवाइज करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या होता है और वो इसके लिए कुछ कंडीशंस क्या हैं. ओके तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं. सबसे पहले तो आप ये सोचो, दिमाग में सोचो जल्दी से, कि हाउस कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है. अभी हम पीछे बढ़ के आए न्यूज़ में कि लोकसभा में हुआ है. तो क्या सिर्फ लोकसभा में होता है? नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. कौन कौन करता है? बाय होम? बाय अ मिनिस्टर, सॉरी, बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर. ठीक है, अब दोज हू डोंट नो प्राइवेट मेंबर क्या होता है. प्राइवेट मेंबर इज़
एनी एमपी तो होना ही पड़ेगा आपको, तभी ना आप हाउस में बैठे हो लोकसभा या राज्यसभा में। एनी एमपी हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर इज़ अ प्राइवेट मेंबर। ओके, अब क्या प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में? नहीं होता है, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट बना सकता है कि प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ मैंडेटरी टू इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा या कुछ भी इन एनी हाउस, नहीं होता है। अच्छा, ये 24th क्यों लिखा है मैंने? ये 24th अमेंडमेंट 1971 का है, जिसने कि एक कंडीशन ये मैंडेटरी कर दिया कि प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को असेंट देना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में। ओके, ये क्या है? जॉइंट सिटिंग। क्या जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में? नहीं पॉसिबल है। सो दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैज़ टू बी पास्ड इंडिविजुअली इन बोथ द हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ एनी डेडलॉक। आर्टिकल क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का? 360, कॉन्स्टिट्यूशन जो है 368, आर्टिकल 368 के थ्रू भी अमेंड किया जा सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन 368 के बाहर कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं जो पॉसिबल हैं, जो 368 का पार्ट नहीं होते, स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक बिल ला करके उसे अमेंड किया जा सकता है। तो 368 के अंदर में अगर होगा तो उसके लिए कौन सी मेजॉरिटी लगती है? स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, और बाहर है तो सिंपल मेजॉरिटी लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप स्टैटिक पढ़ के आए हो तो आपको सारी मेजॉरिटीज़ आनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार मैं जल्दी से बता देती हूँ। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? सिंपल 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये यूजुअल कोई भी ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, जैसे बजट वगैरह हुआ, जितनी भी नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती हैं हाउस की, मोस्टली सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होता है, ठीक है। फिर होता है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी होता है, इसमें अब थोड़ा आप भी याद करके आना। ओके, इफेक्टिव मेजॉरिटी में क्या होता है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जो होती है उसमें से डेथ, डिफेक्शन और रेजिग्नेशन वाले नंबर्स को माइनस कर दिया जाता है, फिर जो भी स्ट्रेंथ आती है उसका 50% जो होता है वो इफेक्टिव मेजॉरिटी होता है। ये वाला मेजॉरिटी मोस्टली यूज़ कहाँ होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के रिमूवल में यूज़ होता है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में ना ये पार्शियली यूज़ होता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो उसके केस में पार्शियली यूज़ होता है, ये याद रखना। उसके बाद होता है आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कौन सी होती है? उसको पॉलिटिकल मेजॉरिटी भी कहते हैं। सिंपल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जो होती है वो। फिर उसके बाद आपकी केसेस होते हैं, जैसे लाइक स्पेशल मेजॉरिटी होगी। स्पेशल मेजॉरिटी को मैं थोड़ा बांट के पढ़ती हूँ, जैसे स्पेशल 1, स्पेशल 2, स्पेशल 3, स्पेशल 4, ठीक है। स्पेशल 1 क्या होती है? स्पेशल 1 होती है जैसे मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग, इसके संग कुछ भी और एडिशनल क्राइटेरिया नहीं है। तो ये जैसे राज्यसभा अप्रूवल, राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं ना, तो वो आप रिवाइज करोगे जा करके लक्ष्मीकांत से, क्या है स्पेशल पावर होते हैं, तो वैसे कुछ अप्रूवल्स के लिए ये मेजॉरिटी यूज़ होती है। फिर स्पेशल 2 होती है, इसमें स्पेशल 1 तो होगा ही, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस इसमें एडिशनल ये होता है कि ये नंबर जो आना चाहिए 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये 50% से ज़्यादा आना चाहिए। 50% ऑफ वॉट? 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से ज़्यादा आना चाहिए। तो ये जो हमारा ये वाला मेजॉरिटी है ना, ये स्पेशल 2 है, ये याद रखना, ठीक है। फिर होता है स्पेशल 3 मेजॉरिटी, ये वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें अमेंड की जा रही हैं जो कि फेडरलिज्म को अफेक्ट कर रही हैं, तो इसमें 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होगा, 50% ऑफ दिस टोटल स्ट्रेंथ भी आएगा, प्लस दिस हैज़ टू बी रैटिफाइड बाई हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो वो कौन से कुछ ऐसे प्रोविजंस जो भी फेडरलिज्म को अफेक्ट कर रहे होंगे, जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और एनी सच थिंग। फिर है स्पेशल 4 विच इज़ 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये कहाँ यूज़ होती है? सिर्फ और सिर्फ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके। अगर आपको मेजॉरिटी के ऊपर एक या अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक के ऊपर ही एक अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए होगा, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी हैप्पी टू मेक दैट वीडियो फॉर यू।
राइट। तो अब यहाँ आते हैं कि हमारा बिल जो है उसका नंबर क्या है, 129th बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वो इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, ठीक है। ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र किया जाएगा, रिव्यू करेगी वो। कमेटी के ऊपर हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि आगे टॉपिक्स में पार्लियामेंट्री कमेटी एक टॉपिक है, तो हम इसे बाद में करेंगे। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि 129th बिल के कुछ कुछ प्रोविजंस क्या क्या हैं। इसने इंसर्शन किया है ऑफ अ न्यू आर्टिकल, आर्टिकल का नंबर क्या है, 82A, न्यू आर्टिकल 82A। इसके क्या है, 82A क्या कहता है, ये कहता है कि जनरल इलेक्शंस फॉर लोकसभा, इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट जनरल इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज साइमल्टेनियसली। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करता है इलेक्शंस को, तो ये 82A सिंपल बोल रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करेगा। अब ये यहाँ पे दूसरा इसमें क्या है, टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोल रहा है, टर्म ऑफ ऑल SLAs विल एंड विद फुल टर्म ऑफ लोकसभा। दोनों के टर्म को एक कर दिया गया, सिंपल। एक तो 82A को इंसर्ट किया गया है, दूसरा अमेंडमेंट किया गया है 83 में। क्या अमेंडमेंट किया गया है, 83 यूजुअली डिफाइंस अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म एंड जनरल इलेक्शंस। डिफाइन कर रहा है कौन कौन से टर्म को, अनएक्सपायर्ड टर्म को, मिड टर्म को एंड जनरल इलेक्शंस को। सो इट सेज व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर फुल टर्म ऑफ 5 years एज स्टेटेड। अगर लोकसभा 5 साल, लोकसभा का यहाँ पे 1 मिनट, लोकसभा का टर्म हो गया 5 साल का। लोकसभा MP का कोई टर्म नहीं होता है, लोकसभा का टर्म होता है, ओके, ये याद रखना। लोकसभा अगर अपने 5 साल के टर्म के पहले डिसॉल्व हो गई बिटवीन, तो क्या होगा, अब मिड टर्म इलेक्शन शैल टेक प्लेस, मिड टर्म इलेक्शन होंगे एंड अ न्यू लोकसभा शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म। जैसे मान लो 5 साल का पीरियड था लेकिन 3 साल में ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, लेकिन वो नई वाली लोकसभा सिर्फ 2 साल के पीरियड के लिए ही होगी। अगर आपको याद आ रहा हो तो अपना पंचायती राज सिस्टम में भी ऐसा ही होता है ना, प्री मैच्योर रेजोल्यूशन के केस में सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए ही वो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड जो भी असेंबली होती है वो काम करती है। नाउ अमेंडमेंट किया गया है, और क्या किया गया है इस बिल के थ्रू, 82A को ऐड किया गया, 83 में अमेंडमेंट किया गया और 172 में भी अमेंडमेंट किया गया। ये क्या कह रहा है, इट डिफाइंस अनएक्सपायर्ड टर्म एंड फुल टर्म फॉर SLA। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 327 में भी अमेंडमेंट किया गया विच टॉक्स अबाउट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये बस इतना याद रखना है किस किस में अमेंडमेंट किए गए, 172, 327, 83, 172, 327 याद रखना, 82A को ऐड किया गया। बिल का क्या नंबर है, 129। ये अबाउट हमने कर ही लिया। नाउ कुछ स्टैटिक है, ये मेंस में कोट करने के ज़्यादा काम आएगा। सम बॉडीज़ दैट रिकमेंडेड साइमल्टेनियस इलेक्शंस, सो लॉ कमीशन का 170th रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ऑफ 2015, NCRWC 2002, इसको वेंकट चलैया कमीशन भी कहते हैं, और नीति आयोग का वर्किंग पेपर भी। एक और चीज़ है जो इसमें लिखी नहीं है, रामनाथ कोविंद कमेटी इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद वन नेशन वन इलेक्शंस। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन का है टॉपिक, उस पर बात करते हैं। तो क्या है, न्यूज़ क्या है, रिसेंटली कैग इन इट्स कर्नाटका रिपोर्ट ऑब्जर्व दैट दिस एम्पावरमेंट ऑफ SECs डिलेज इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट्स। ये आप ये रिपोर्ट कहीं पे भी कोट भी कर सकते हो, जैसे मान लो कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस पे कोई क्वेश्चन है ऐसा मेंस में, ऐसा कुछ कि क्यों इनका वर्किंग ऐसा स्लो है या कुछ भी है, तो आप ये कोट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं ना आपसे कैग को का स्टैटिक रिवाइज करवाऊँगी। आर्टिकल जल्दी सोचो, कैग का कौन सा होता है, सोचो, 148, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के 148 आर्टिकल में कैग के बारे में बात की गई है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है तो कैग कैसी बॉडी हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुआ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी मतलब जिनका जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो गई, जैसे इलेक्शन कमीशन हुआ, कैग हुआ, UPSC हुआ एंड ऑल। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी हुई, जिनको बनाने के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, जैसे NHRC हुआ, SHRC हुआ, CVC हुआ एंड ऑल, ठीक है। तो हाँ, कैग का टर्म क्या होता है, 6 year और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज़ अर्लियर। क्या कैग का रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। अब ये हम बाद में करेंगे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और अभी जो भी यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अबाउट SEC, इट इज़ एन ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, एज आई टोल्ड यू इलेक्शन कमीशन
और कोई भी स्टेट इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इलेक्शंस। लेकिन अब आपको ये पता है कि ECI इलेक्शंस करता है किसका, पार्लियामेंट, अभी ऊपर भी पढ़ के आए ना, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स का। ECI प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनका भी इलेक्शंस कंडक्ट करता है। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उनके इलेक्शंस को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, SEC की होती है, ठीक है, विच इंक्लूड्स PRIs एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, राइट। तो अब आपको ये याद है कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। इट वाज आल्सो रेकमेंडेड बाय गाडगिल कमेटी। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है बैग LTG। ये उन कमिटीज़ के नाम हैं जो लोकल गवर्नमेंट से एसोसिएटेड हैं। जैसे कि एक बताती हूँ मैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। अब आपको जा कर के इसका फुल फॉर्म लक्ष्मीकांत से देख के याद करना है कि कौन कौन सी ये कमिटीज़ हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है बैग LTG, मैंने ऐसे याद किया था, और कमेंट में इसको बताना है। और 73rd 74th अमेंडमेंट के थ्रू जो लोकल गवर्नमेंट आई, उनका कौन सा शेड्यूल है, कौन सा, इफ़ इट इज़ 9, 10, 11, 12 क्या है, ये आपको लिखना है कमेंट में, राइट। ना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 243K क्लॉज 1 एंड 243ZA। ये क्या कहता है, ऑल इलेक्शंस टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, इट टॉक्स अबाउट सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शन रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज रिस्पेक्टिवली शैल बी वेस्टेड इन SEC रिस्पेक्टिवली। माने 243 बात कर रहा है पंचायत के बारे में, 2K1 243ZA बात कर रहा है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। नाउ आर्टिकल 243K2 क्या कहता है, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल बी डिटरमिन्ड बाय गवर्नर। ओके, ये याद रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ भी यहाँ पे अगर CM कर दिया या कुछ भी और कर दिया तो याद रखना है, कंडीशन और टर्म ऑफ सर्विस कौन डिटरमाइन कर रहा है, गवर्नर कर रहा है, क्योंकि ECI के केस में कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। नाउ ही शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट इन मैनर एंड ऑन ग्राउंड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट, ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट। ये याद रखना। टर्म्स ऑफ सर्विसेज गवर्नर, रिमूव बाय प्रेसिडेंट, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओके। और रिमूवल के लिए सिमिलर प्रोसीजर होगा, किसके जैसा, स्टेट हाई कोर्ट के जज के जैसा। फंक्शंस क्या होते हैं SEC के, डिलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस, डिलिमिटेशन जो कि ECI का भी काम है वो इसका भी काम होगा। ओवरसीज प्रेपरेशन एंड रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, सारा काम जो ECI कर रही है वही SEC कर रही है लोकल लेवल पे, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर कर रही है, डिलिमिटेशन कर रही है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कर रही है SC ST OBC का, डिसाइड डिस्प्यूट, जैसे ECI डिस्प्यूट्स को डिसाइड करता है वैसे ही SEC भी डिस्प्यूट्स को के मैटर पे डिसाइड करता है, डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करता है, प्रोवाइड एडवाइस टू गवर्नर एंड प्रोवाइड्स एडवाइस टू गवर्नर, ओके। अब डिलिमिटेशन कमीशन पे आते हैं। पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इन किशोर चंद्र छंगन लाल राठौड़ केस, ठीक है, ये केस का नाम याद होना चाहिए आपको, held that constitution courts have the power to review orders of the delimitation commission if an orders is manifestly arbitrary। इस न्यूज़ को समझने के लिए ना आपको पहले डिलिमिटेशन कमीशन को समझना होगा, और ये क्या कह रहा है कि अब क्या कोर्ट के पावर, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स हैव द पावर टू रिव्यू ऑर्डर्स, क्या पहले नहीं होता था क्या, तो इसके लिए पहले यहाँ बात करते हैं अबाउट डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द, डिलिमिटेशन है क्या, जैसे मान लो कि जब इलेक्शंस होता है तो मान लो कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कोई है तो क्या करता है डिलिमिटेशन के थ्रू, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बॉर्डर की क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, उसका बॉर्डर कैसे डिफाइन होगा, ये सारा काम डिलिमिटेशन कमीशन का होता है। इसमें ना यहाँ पे देखो ये एक लाइन ज़रूर पढ़ना, दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स दैट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा शुड बी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। Allocation of seats in the Lok Sabha should be based on the population of each state so that the ratio of seats to population is as close as possible to being equal across all states। माने कि अगर कोई MP UP में फ़र्ज़ करो कि 1000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो UP में,
तो हमें ये करना है कि एमपी में भी ये एमपी जो है मतलब कोई दूसरा एमपी जो है एमपी में भी मतलब इट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल कि 1000 1100 1200 लोगों को, ऐसा ना हो कि ये यहाँ पे 2000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ना, तो इसको इक्वल रखना पड़ता है। यही डिलिमिटेशन कमीशन का काम है। ओके, इसी हिसाब से वो बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। नाउ डिलिमिटेशन कमीशन इज मेंशन इन आर्टिकल 82। ये है क्या? इट इज़ अ हाई पावर्ड बॉडी नोन एज डिलिमिटेशन कमीशन। हाई पावर्ड बॉडी है। इसमें कौन कौन होता है ये हम अभी आगे देखेंगे कॉम्पोजिशन में। इन इंडिया सच डिलिमिटेशन कमीशन हैव बी कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली 4 टाइम्स। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है लास्ट टाइम का। डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, 52, 63, 73, 2002। एंड इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। क्यों स्टैट्यूटरी बॉडी है? क्योंकि ऑल्दो इट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 82 बट इट इज़ डन बाई सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट बाई लॉ डिटरमाइन। तो पार्लियामेंट एक लॉ बना करके डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करती है। नाउ डिलिमिटेशन कमीशंस, देखो यही लाइन से हम कनेक्ट करेंगे अपनी न्यूज़ को। डिलिमिटेशन कमीशंस डिसीजंस आर कंसीडर्ड फाइनल एंड आर अनचैलेंजेबल इन एनी कोर्ट। अनचैलेंजेबल इन एनी कोर्ट। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैव द पावर टू रिव्यू ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन इफ एन ऑर्डर इज मैनिफेस्टली आर्बिट्री। ओके, The copies of its order are laid before Lok Sabha and SLAs concerned, but no modifications are permissible therein by them. कोई modifications नहीं किया जा सकता। अब composition क्या होता है? A person, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, a person who is or has been a judge of the Supreme Court should be the chairperson. सुप्रीम कोर्ट का जज है या रहा है वो chairperson होगा। CEC होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और एन इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उस कंसर्न स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा। ठीक है, तो कौन कौन है? सुप्रीम कोर्ट का जज है, सीईसी है या फिर ईसी है, और एससीसी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है। ओके, यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन की एक बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट्स ना कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा शुड बी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट, सो दैट रेशियो जो है वो it is as close as possible to being equal across all states. However, this provision meant that states that took little interest in population control, इससे क्या हुआ? लेकिन इसका क्या हुआ मतलब कि इसका मतलब स्टेट्स जो हैं वो कम इंटरेस्ट ले रहे थे पॉपुलेशन कंट्रोल में, could end up with a greater number of seats in parliament, right? माने जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं वो उतना पॉपुलेशन कंट्रोल तो कर नहीं रहे थे, लेकिन हमें रेशियो इक्वल कर रखना है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यूपी में कोई एमपी जो है वो 1000 को दिखा रहा है और कहीं और पे केरला में कोई एमपी जो है वो 200 को ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें रेशियो को इक्वल रखना था। तो यूपी में जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही थी तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स भी फिर ज़्यादा करनी पड़ेगी हमको, राइट? तो इससे क्या हुआ कि जो सदर्न स्टेट्स थे जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे थे, जिनके यहाँ पे पॉपुलेशन कम थी, उन्हें तो लोकसभा में कम सीट्स मिल रही थी, लेकिन जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी उन्हें लोकसभा में ज़्यादा सीट्स मिल रही थी। तो इससे ये हुआ दैट इन पॉपुलेशन स्टेट्स टेकिंग लिटिल इंटरेस्ट इन पॉपुलेशन कंट्रोल कुड एंड अप विद अ ग्रेटर नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट दैट टुक लिटिल इंटरेस्ट। सो क्या हुआ? 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 का, which froze population at 1971 सेंसस लेवल। 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया कि अब सिर्फ और सिर्फ 1971 के सेंसस लेवल की पॉपुलेशन को ही कंसिडर किया जाएगा। माने जो स्टेट्स आगे एफर्ट्स ले रहे हैं पॉपुलेशन को कम करने की, अब उनके लिए कुछ डिसएडवांटेज नहीं था। फिर क्या हुआ? 84th अमेंडमेंट आया 2001 का, जिसने इस 1971 के सेंसस को लिया जाएगा, इस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया 2026 तक कि हम 2026 तक 1971 का सेंसस कंसिडर करेंगे। फिर 87th अमेंडमेंट आया 2003 का, जिसने बोला कि ठीक है हम 2026 के पीरियड को तक एक्सटेंड करते हैं इस बात को, लेकिन हम सेंसस जो है वो 1971 की जगह 2001 की अब कंसिडर करेंगे। तो अब सीन क्या है? 2001 सेंसस लेवल को कंसिडर किया जा रहा है अप टू 2026। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। 42nd, 84th, 87th के थ्रू ये चीज़। 42nd ने फ्रोज किया 1971 के लेवल को, 84th ने पीरियड को 2026 किया, 87th ने सेंसस लेवल 2001 किया। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ EVM VVPAT।
but I guess I would end up okay, I would end the video here, and we will discuss the following topics in the next video. So thank you so much. If you have any question, or if you want me to improve in any way, please be kind in the comment section and give your suggestions. I would be happy to answer those questions as well, and happy to take your suggestions also. Thank you so much.